देखिए इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारे पास रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण थे वो क्या होते हैं, ठीक है, उनको रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं। अब हमको दो ऐसे रैखिक समीकरण दिए हैं जिनके हमको हल ज्ञात करना है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि एक ही ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर हमें उन रैखिक समीकरण को हल करने की आवश्यकता होती है, और वो आवश्यकता कब होती है, जब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हो, प्रतिच्छेद कर रहे हो। तो हमें उस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक निकालने होते हैं x और y। अब इन्हें निकालने के लिए हमारे पास कितनी मेथड्स होती हैं। तो पहले जो हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, आलेखी विधि। यदि वो समझ में ना आई हो तो फिर से आप एक बार पूछेंगे, मैं उसको फिर से बता दूंगा। दूसरी होती है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और तीसरी होती है विलोपन विधि, विलोपन विधि। और चौथी होती है वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, ये 3-4 तरह की मेथड होती है ना, जिससे हम क्या करते हैं, उसके मान को निकालते हैं। ठीक, चलिए, तो वो दो चर वाले रैखिक समीकरण में अब हम ये चीज लेते हैं। तो मैं ये जो विधि है ना, ये विधि का प्रयोग हम तभी करेंगे जब हमको जो दो समीकरण दिए होते हैं व्यापक रूप में। मैंने आपको बताया था ना, समीकरण हमारा जो समीकरण का व्यापक रूप है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एक समीकरण दिया है, इससे एक रेखा का निर्माण होता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा दूसरा समीकरण दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम उनकी शर्तों को देखते हैं, शर्तें बता रहा हूँ है ना, ये जो शर्तें जो होती हैं उसको हम देख लेते हैं कि क्या क्या शर्तें होती हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में शायद नहीं दिया है अभी शर्तें, वो नेक्स्ट प्रश्नावली में आपको शर्तें देगा और उसमें बोला जाएगा कि पहचानिए कि दो आपको समीकरण दे दिए जाएंगे और उसमें बोला जाएगा कि पहचानिए कि कौन से रेखा के जो समीकरण हैं या कौन से समीकरण ऐसे हैं जिनका अद्वितीय हल है और कोई हल नहीं है और जिनका। तो सबसे पहली बात हम पहली शर्त देखते हैं कि पहली शर्त है ना, ये हमारी पहली शर्त क्या होती है कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू, अपन ले लेते हैं। ठीक है, यदि ऐसा होता है कि इसके x का जो गुणांक है और इसके x दूसरी रेखा के x का गुणांक, दोनों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं होता है, तो हम बोलेंगे कि दोनों रेखाओं का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल से समझ में आ जाता होगा, अद्वितीय हल होगा। हल होगा का मतलब यही है कि रेखाएं कैसी होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। एक अद्वितीय हल होगा का मतलब होगा एक निश्चित हल होगा, और इस हल को निकालने के लिए अब हम ये चारों विधियां अपनाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, ये हमारी पहली शर्त है। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा हम ये ले लेते हैं, एक इक्वेशन ले लेते हैं। ये इक्वेशन जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या दिया हुआ है इक्वेशन, तो हमारे पास दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इज इक्वल टू अपन को क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर देखो यही फॉर्मेट है। ठीक है, a1x, ये तो पहला समीकरण ये हमारा हो गया, और दूसरा समीकरण, तो पहले समीकरण के हिसाब से ये a1 जो है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है a1, x बस दिख रहा है। तो आप इससे घबराना नहीं भाई, इसके साथ में कितने का मल्टीप्लिकेशन है, 1 का मल्टीप्लिकेशन है, इसके साथ भी कितने का है, तो भाई किसी का नहीं है मतलब 1 का मान के चलिए। तो a1 की जगह कितना है, यहाँ a1 की जगह क्या है, 1। तो हम ये वाला फॉर्मूला देखते हैं कि क्या होता है, इनमें क्या रिलेशन आता है। तो हम बोलेंगे 1/1, इसका भी क्या है, सेकेंड वाले का भी a2 क्या है, 1 ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, तुलना करने पर a1 क्या हो गया 1, b1 भी क्या हो जाएगा, a भी 1 हो जाएगा, और c1 कितना हो जाएगा, तो c1 को मैं इधर ला सकता हूँ, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है ना, है। तो आप इसको लिखना चाहें तो इसी इक्वेशन को कैसा लिख सकते हैं अपन, देखो x प्लस वाई -7 इज इक्वल टू 0, देखो इस रूप में ला लिया। हाँ,
प्लस माइनस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या प्लस नहीं हो सकता? इसको अपन प्लस भी लिख सकते हैं। देखिए क्या हो सकता है, x प्लस वाई प्लस -7, ऐसा लिख दो बराबर 0। कोई दिक्कत है क्या? है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x माइनस वाई, इसको इधर ला लीजिए तो ये +1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए यदि मैं तुलना करूं इन व्यापक रूप से, ये क्या है, व्यापक समीकरण। इनको हम क्या बोलते हैं, व्यापक समीकरण। क्या बोलते हैं बेटा, व्यापक समीकरण। मतलब इसी रूप में होंगे। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे भी दो चर है, यहाँ पे भी दो चर है, एक अचर है, यहाँ पे भी एक अचर है। बस समझ में आ रही है? तो ये इनसे हम क्या कर रहे हैं, मेल करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे a1 बराबर निकाल लेते हैं, कितना है 1। b1 बराबर क्या निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर 1 है। और c1 बराबर देखते हैं तो -7 हो गया। यहाँ पर देखिए a2 कितना है, तो a2 की जगह 1 है। b2 की जगह कितना है, तो b2 की जगह -1 है। c2 की जगह कितना है, तो हम बोलेंगे 1। अब इसके लिए यदि मैं निकालूंगा तो a1 अपॉन a2, यहाँ b1 कितना है 1 अपॉन -1। क्या ये दोनों इक्वल है? इसका मान कितना होगा 1 और इसका -1, दोनों बराबर होते हैं क्या? नहीं होते, मतलब ये नहीं है ना, बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, इनका अद्वितीय हल होगा। इसको हम इन चार मेथड में से किसी भी एक मेथड से बना सकते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है। अर्थात हमने क्या किया, ये पहले कंडीशन चेक कर ली, पहले शर्तों को लेकर के हमने चेक कर लिया। तो आपको क्या लिखना है, शर्तें लिखनी है। शर्तें, ये बात समझ में आ गई किस तरह से हम a1 a2 एक तरफ मतलब ये अनुपात हम निकालेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए थोड़ा सा, इसमें पहली शर्त हमारी जो थी, थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ। ये चार विधियों को लिख लीजिएगा आप लोग, एक एक करके मैं आपको हर विधि बताऊंगा अभी। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, ये पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त हमारी क्या होती है, तो दूसरी शर्त हमारी होती है कि यदि a1 अपॉन a2 हमको इस तरह से, हम क्या करेंगे, सभी जितने भी हमको युग्म दिए होंगे, रेखाओं के युग्म दिए होंगे, उनमें सभी को हम इस तरह से करके देखेंगे। ठीक है। इसमें रेखाएं ऐसी होंगी, तो आप थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा। ठीक है। इसमें एक ही निश्चित अद्वितीय हल में रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। दूसरा a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, है ना, और इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ऐसा होता है। यदि ऐसा होता है तो हम क्या लिखेंगे कि निकाय का कैसा हल होगा, तो इन निकाय का यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, क्या लिख देंगे अपन, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा का मतलब दोनों रेखाएं कैसी होंगी, इस तरह से या इस तरह से हो जाएंगी, ऐसे ये रेखाएं होंगी। रेखाओं की स्थिति भी आप बिल्कुल बना लीजिएगा शर्तों के साथ में। ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त क्या होती है, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ऐसी कंडीशंस आएंगी, मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें क्या होगा, निकाय का क्या होगा, निकायों के यहाँ पे निकायों का कोई हल नहीं होगा, और निकायों का कोई हल नहीं होगा मतलब यहाँ पे क्या होगा, अनेक हल होगा। अनेक हल होंगे या अनंत बोलेंगे, या संरेख बिंदु होंगे, अनंत हल होंगे। क्या होंगे, अनंत हल होगा, है ना। अनेक हल होंगे लिखेंगे या अनेक अनंत होंगे, है ना। या आप कैसे लिख सकते हैं, इसमें रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी, यानी तो रेखाएं समपाती होंगी। यहाँ रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर है। ठीक है। यहाँ कैसी हो रही है, समपाती। समपाती मतलब ये और उसी के ऊपर ये दूसरी रेखा। ठीक है। यदि ऐसी कंडीशन आती है तो ठीक है, इसमें अपन बोल सकते हैं निकायों के, क्योंकि भाई कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है दूसरी रेखा, पहली रेखा ये है, दूसरी रेखा भी ऐसी है, तो भाई एक रेखा कितने बिंदु से मिलकर बनी होती है, तो हम बोलेंगे अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। एक रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, अर्थात वो अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। अनंत बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो हल भी कितने होंगे उसके, अनंत हल होंगे। अब अनंत हल निकालना पॉसिबल नहीं है, हम क्या बोल देंगे, सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। अर्थात ये स्थिति जब भी आएगी, ये स्थिति जैसे भी आएगी, यदि दो हमारे पास इस तरह से समीकरण आएंगे, उनमें हम क्या करेंगे, उनकी गुणांकों का इस तरह से तुलना कर लेंगे, और तुलना करने पर यदि हमको ये स्थिति मिल रही है कि तीनों के तीनों का अनुपात हमको कैसा मिल रहा है, बराबर मिल रहा है, यदि तीनों का अनुपात बराबर मिल रहा है, तो हम सीधे एक स्टेटमेंट लिखेंगे
कि निकायों के अनेक हल होंगे और रेखाएं आपस में कैसी होंगी, संपाती होंगी। अर्थात बस इतना लिख करके आपको छोड़ देना है, क्योंकि उसका कोई भी हल आपको मतलब आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वो दोनों रेखाएं ही सेम होंगी। इज इट क्लियर? तो आपको सिर्फ ये पहली शर्त है, इस पहली शर्त में ही हमको क्या करना है, हल निकालना है। और वो हल निकालने के हमारे पास कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं। पहली विधि है आलेखी विधि, जो मैंने आपको बता दिया है। फिर दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि, तीसरी है विलोपन विधि और चौथी है वज्र गुणनखंड विधि। तो इन विधियों को हम 1 बाय 1 करके देखते हैं और ये भी देखेंगे कि उन रेखाओं के अद्वितीय हल होंगे कि कोई हल नहीं होगा, कि अनेक हल होंगे। तो मैंने ये आपको पहले से ही बता दिया है, आप इसको नोट करेंगे, ठीक है, और नोट करके बिल्कुल ध्यान पे रखेंगे, है ना, कि हमको सॉल्व किस करना है। ये कंडीशन जब तक ये कंडीशन नहीं आएगी तब तक हम उसको आगे हल नहीं करेंगे, ठीक है। यदि ये कंडीशन आती है तो आप बिल्कुल बता दीजिए कि इनका अद्वितीय हल है। अतः विलोपन विधि से यदि आपको पसंद आ रहा है, विलोपन विधि पसंद आ रही है तो विलोपन विधि से बनाइए। प्रतिस्थापन विधि अच्छा लगता है तो प्रतिस्थापन विधि से बनाइए। वज्र गुणनखंड विधि से अच्छा लगता है तो वज्र गुणनखंड विधि से बनाइए। ऐसा कुछ नहीं दिया जाएगा एग्जाम में कि इसको प्रतिस्थापन से बनाइए, विलोपन से बनाइए, बस आपको दिया जाएगा कि इन निकायों को हल कीजिए, ठीक है। कई बार पूछता है कि चेक कीजिए कि निकाय के अद्वितीय हल है कि तुम्हारे कोई हल नहीं है या अनेक हल होंगे, है ना। तो यदि आपको बोल दिया यदि रेखाएं, 2 रेखाएं संपाती हैं, है ना, तो उनके कितने हल होंगे, तो आपको बताना होगा उनके अनेक हल होंगे। और अनेक हल हैं तो रेखाओं की स्थिति भी पूछ लेगा। मतलब क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। यदि किसी 2 समीकरण के या 2 रेखाओं के या 2 चर वाले रैखिक समीकरण के निकायों के कैसी रेखाएं संपाती हैं तो उनके कितने हल होंगे, तो आपको बताना होगा अनेक हल होंगे, ठीक है। या ऐसा बोल देगा कि ये स्थिति आएगी तो रेखाएं किस तरह होंगी, तो आप बताएंगे संपाती होंगी, संपाती होंगी, कोइंसिडेंट होंगी या संरेख होंगी। संरेख बोलते हैं उसको अपन, क्या बोलते हैं, संरेख। संरेख होंगी, रेखाएं कैसी होंगी, संरेख होंगी, ठीक है। तो इस तरह से संपाती है उसको संरेख बोल देता है, ठीक है। तो आपको वर्ड्स थोड़े से ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और यदि इस तरह से रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। या ये कंडीशन दे देगा और बोलेगा कि रेखाओं की स्थिति क्या होगी, तो आप बोलेंगे अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल होगा और उसको हमको निकालना है। और वो हम कुछ नहीं निकालते हैं, हम क्या निकालते हैं, वो प्रतिच्छेद बिंदु, उस प्रतिच्छेद बिंदु के x और y के निर्देशांक को निकालना होता है। और वो निकालने के लिए हमारे पास कितनी 4 मेथड है और उन्हीं मेथड को हम देखते हैं। ये शर्तों को बेकायदा लिखिएगा और बहुत अच्छे से उसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। और निकालते हैं तो मैं हर एक इक्वेशन में आपको पहले ये चेक करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको आगे हल करेंगे। चलिए देखते हैं। तो चलिए एक आज एग्जांपल, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, जिसको अपन क्या करते हैं, तो हमारे पास दिया हुआ है आपको जो प्रश्नावली 2 है उसमें आपको पहले दिया हुआ है कि और वह में कौन से समीकरणों के हल हैं और नहीं है ना। तो भाई सीधी सी बात है, आपको क्या दे दिया है, x बराबर वैल्यू दे दिया है और y का मान दे दिया है, x और y का मान दे दिया है और समीकरण दे दिया है। आपको क्या दिया है, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 7 दे दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई ये x का मान 2 यहाँ रख कर देखिए, y का मान 5 यहाँ, 2 और 5 कितना हो रहा है, 7। अर्थात ये इस समीकरण के हल होंगे। समीकरण का हल तब होता है जब दोनों तरफ के इक्वेशंस कैसे हों, इक्वल हो, है ना, बराबर हो। तो देखो यहाँ पे 2 रख दीजिए, यहाँ 5 रख दीजिए, 7 आ रहा है, इसका मतलब ये समीकरण के हल हैं। तो इस तरह से आपको पहले सवाल में पूरा चेक करना है। जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि 2x ऋण 3y, है ना, बराबर कितना दिया हुआ है, ऋण 11 दिया हुआ है। आप रखिए यहाँ पर 2x का मान 2 रखिए प्लस माइनस 3y का मान रखिए 5, ठीक है। तो 11 माइनस 11 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये कितना हुआ, 4 5 दिया 15, ठीक है, ऋण 11। अब देखिए कितना आ रहा है, 15 में से 4 को माइनस करोगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों के चिन्ह असमान है और असमान चिन्ह है तो संख्याएं घट जाती है। भाई नॉर्मल आपको एक गुणा भाग तो आना चाहिए, है ना, तो संख्याएं घट जाती हैं, चिन्ह बड़ी संख्या का क्या है, माइनस है, तो माइनस आ गया। तो ये कितना हो गया, -11, मतलब कितना आ रहा है, ये रखने पर हमको ये
इक्वेशन है ना फिल हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है, मतलब हम क्या करेंगे, ये भी किसका हल है, तो मतलब ये इसका भी हल है और इसका भी हल है ना। तो इस तरह से आपको पहला वाला जो समीकरण है वो चेक करना है, वैसे ही दूसरा भी है। अब हमारे पास आते हैं, किसी भी विधि से हल कीजिए बोला है, तो हम पहले विधियों को एक एक विधि से हल करते हैं ना। हम एक काम करते हैं, कोई भी एक सवाल लेते हैं और उसको सारी विधि से हल करके देखते हैं कि सारी विधियों में आंसर कैसे आना चाहिए, एक समान आना चाहिए। ठीक है, तो हम ले लेते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या है अपना 12। ये पहला ही सवाल ले ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, दूसरा सवाल भी ले लेंगे जो भी है आपके पास। ठीक, ये हमारे पास समीकरण दिया हुआ है। ठीक, इसमें फिर से हम क्या करेंगे बेटा, a1/a2 वाला काम कर लें। ठीक है, देखो हम पहले चेक करेंगे इसमें, ये पहला समीकरण दिया हुआ है और ये दूसरा समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, इसको हल करने से पहले हम हमेशा जो भी हमको दिया जाएगा उसको हम हल करने से पहले चेक कर लेंगे। देखो यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा, इसका गुणांक कितना है 1, x का गुणांक कितना है 1, यहाँ पे x का गुणांक 3। अब यहाँ पर 1 -1, ये देखो इसके पहले y का गुणांक, और ये चिन्हों के साथ लेना है ना, और ये -2, और यहाँ पर देखिए कितना है -1 है और ये +12, ये ले लो। ठीक है, तो अब देखिए क्या 1/3 1/2 के बराबर है, नहीं है ना, अर्थात हमारे पास क्या मिल रहा है, हमको कौन सा शर्त मिल रहा है, तो हमको शर्त मिल रही है फर्स्ट वन, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, निकाय का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा का मतलब क्या है कि हम इसका हल निकाल सकते हैं, कोई एक हल होगा। अब इस हल को निकालने के लिए हमारे पास 3 विधियां हैं, तो उसमें हम पहले विधि देखते हैं। कौन सी विधि देखेंगे, ठीक है, पहले ये चेक करना है। ठीक है, कैसे, इनके गुणांकों को ले लिया 1/3 -1 -2, ये ले लिया ये। अब हम क्या करते हैं, चेक करने के बाद जब हमको पता चल गया कि निकाय का अद्वितीय हल है, चाहो तो आप लिख सकते हैं और नहीं लिखना है तो आप इसको सीधे अपन क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। किससे बनाएंगे, पहली विधि का प्रयोग कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो हमारे पास 2 समीकरण है, हल करके लिखेंगे, है ना। समीकरण एक हमारे पास क्या बोलता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, और हमारे पास इसको अब हम क्या करते हैं, इस y को इधर पक्षांतर करते हैं। इसको क्या, इस y को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है इधर जाकर के प्लस -1। तो ये हमारा एक हो गया, समीकरण 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 3 से x का मान देखो रखने पर हम क्या कर रहे हैं, रखने पर क्या कर रहे हैं, देखो प्रतिस्थापित कर रहे हैं। इसको हमने क्या किया इधर, और ये x को, इस x देखो यहाँ पर जो x है उस मान को हम y-1 से प्रतिस्थापित कर रहे हैं, है कि नहीं। हम क्या कर रहे हैं भाई, जो यहाँ पर 3 उसके बाद क्या है x है, तो x का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, हमको यही काम करना है, x का मान यहाँ पे निकाल लिया। क्या हो गया x का मान, x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको y-1 लिख सकता हूँ कि नहीं भाई, x की जगह क्या कर दिया, ये x का मान मैंने निकाल लिया। समीकरण 1 से मैंने क्या किया, x का मान निकाल लिया, किस रूप में निकाल लिया, y-1, और इस x के मान को यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिया। क्या लिख दिया x की जगह, y-1। देखो x बराबर है ना इतना, तो x बराबर जितना भी आया है उसको मैंने यहाँ लिख दिया। ये माइनस क्या हो गया 2y इज इक्वल टू क्या हो गया 12। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3y - 3 - 2y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखो ये y है, ये भी y है, दोनों y हैं, तो 3y में से 2y को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, y बच जाएगा। ठीक है, ये वाला 3 इसको इधर पक्षांतर करेंगे, है ना,
तो क्या हो जाएगा, ये 3 इधर जाकर के ऋण है, इधर जाकर के धन हो जाएगा। तो 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। तो y बराबर कितना मिल गया 15 मिल गया। ठीक है, तो x बराबर निकालेंगे तो x का मान कैसे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो हम बोलेंगे लिखेंगे यहाँ y का मान कहाँ रख दें, समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर y माइनस 1, अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा 15 ऋण 1, कितना हुआ x बराबर 14 हो गया। x बराबर कितना हो गया भाई, देखो ना y माइनस 1 है, हमने y का मान रख दिया यहाँ पर, तो 15 ऋण 1 ये कितना मिल गया हमको 14 मिल गया, अर्थात हमारे पास x और y क्या मिल गया, अतः x बराबर और y बराबर कितना मिल गया, ये मिल गया हमको। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया। और विधि कौन सी हुई, प्रतिस्थापन हुई। इस तरह से प्रतिस्थापित करके हमने बनाया। अब आते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है, इसमें देखते हैं, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। अब इसी को हम क्या करते हैं, दूसरी विधि से बनाते हैं। किस विधि से बनाएंगे, ये प्रतिस्थापन विधि थी, इसको हम चाहते हैं कि अब हम बनाते हैं इसको किससे, विलोपन विधि से। किस विधि से बनाते हैं, विलोपन विधि से बनाते हैं। तो चलिए इसी सवाल को हम बनाते हैं विलोपन विधि से। ठीक है, तो विलोपन विधि क्या होती है, देखो विलोपन विधि से यदि हम बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, देखिए विलोपन विधि से बनाने के लिए हमको क्या करना है, विलोपन का मतलब क्या होता है, विलुप्त करना। किसी भी एक चर को हम क्या करेंगे, विलुप्त करेंगे। और विलुप्त कैसे कर सकते हैं, तो हम क्या करें, किसी भी एक चर को, इन दोनों में से किसी भी एक चर को हम क्या कर दें, बराबर कर दें, या तो x को बराबर कर दें या तो y को बराबर कर दें, है ना। और बराबर करके क्या कर सकते हैं, उसको हम माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, है ना। मतलब क्या है, जैसे हमारे पास दो समीकरण दिए हुए हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, और क्या दिया है यहाँ पे 3x, और ये 2y इज इक्वल टू 12। अब बताइए यहाँ पर इस समीकरण, यहाँ समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, ध्यान दो थोड़ा सा ना। इस समीकरण में ये देखो, ये x का गुणांक कितना है 3, यहाँ पर x का गुणांक कितना है 1 है, यहाँ एक y का गुणांक कितना है 2, यहाँ पर 1 है। तो हम या तो इसमें 2 का गुणा कर दें तो क्या होगा, y के गुणांक क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और उनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, या तो इसको 1 कर देंगे। क्या करना है, x के गुणांक को बराबर करें या y के गुणांक को बराबर करें, क्योंकि किसी एक को विलुप्त करने के लिए उसको, भाई जब इसको हम माइनस करेंगे, दोनों समीकरण में जब हम माइनस करेंगे तो कोई ना कोई एक चर क्या होना चाहिए, विलुप्त हो जाना चाहिए, मतलब वो 0 हो जाना चाहिए। और वो 0 तब होगा जब दोनों इक्वेशन में उस चर का मान कैसा होगा, एक समान होगा। उस चर का मान एक समान कब होगा, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यदि मैं x को विलोपित करना चाहता हूँ, किसको, x को, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, समीकरण 1 में कितने का गुणा कर देता हूँ, 3 का गुणा करने पर। भाई मुझे क्या करना है, उसको बराबर करना है, करने पर तो देखिए 3 का जो गुणा करेंगे वो पूरे समीकरण में होगा, किसी एक में नहीं होगा। समझ में आ रही बात, पूरे समीकरण में। तो देखो ये 3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 में 3 का गुणा कैसे हो जाएगा, देखो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है, और माइनस 3y, और ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। तो नाउ अपना ये क्या हो जाएगा समीकरण, इसको मैंने समीकरण 3 को दिया, क्योंकि देखो इस समीकरण में मैंने इस पूरे भाग में किया है, गुणा करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, पूरे समीकरण में करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही, तो हमने ये 3 का गुणा कर दिया, तो अब देखो समीकरण 2 और 3, समीकरण 2 और 3 को देखिए, इसमें भी 3x है और इसमें भी है कि नहीं, दोनों में। अब यदि दोनों को मैं लिखना चाहूँ तो कैसे हो जाएगा, 3x इसको लिख रहा हूँ पहले ना, और ये 3y इज इक्वल टू माइनस 3, है ना। और इससे कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण 2 व 3 से। ये देखो हमने पहले इस समीकरण को लिखा, अब इस समीकरण को लिख देते हैं 3x माइनस 2y, ठीक है।
इज इक्वल टू 12। अब देखिए दोनों समीकरण में देखिए यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x। यदि मैं इसको माइनस कर दूं तो ये 3x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब क्या आ गया 0। तो क्या हो गया, ये x वाला पद क्या हो गया, विलुप्त हो गया, है ना। इसी को हम बोलते हैं विलोपन विधि। बात समझ में, ये x वाला पद विलुप्त हो गया। हम जानते हैं कि चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसे ही माइनस करेंगे तो सारे चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, तो देखो माइनस वाई, क्योंकि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घट रही है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, माइनस 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 हो जाएगा, क्योंकि ये चिन्ह बदल गया ना, माइनस तो ये माइनस से माइनस, तो वाई बराबर कितना मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया। अब x का मान कैसे निकालेंगे, तो कोई भी हमारे पास इन दोनों में कोई भी एक समीकरण ले लो। कौन सा समीकरण ले लें, तो हम लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 में किसका मान रख देते हैं बेटा, तो y का मान रखने पर रख दीजिए, तो x ऋण 15 बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। y का मान रख दिया हमने, ठीक है। y बराबर कितना मिल गया, इतना मिल गया ना, उठा के हमने y का मान रख दिया, तो क्या हो जाएगा, x बराबर ऋण 1 धन 15, तो 15 में से 1 घटा दिया तो क्या बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, विलोपन विधि। विलोपन विधि में आपको करना क्या है, तो करना सिर्फ ये है कि जो हमारे पास यहाँ पर है उतना ही हम कोशिश करेंगे यहाँ पर, ठीक है। विलोपन विधि में हम किसी भी एक चर को क्या करेंगे, बराबर करने का कोशिश करेंगे, चाहे उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े। लेकिन यदि गुणा कर रहे हो तो पूरे में एक का गुणा होगा, गुणा होगा तो पूरे समीकरण में होगा, है ना। इसमें भी गुणा हो रहा है तो पूरे समीकरण में होगा। अभी समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस विधि को भी चलिए लिख लीजिए, ये विलोपन विधि हुई। देखिए यहाँ पर और दो हमने समीकरण मतलब क्वेश्चन देखा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रश्नावली 2 का सेकंड अपने पास क्वेश्चन है, उसमें दूसरा देखते हैं। तो देखिए मैंने पहले क्या कहा था आपसे, आपको चेक करना है, ठीक है। चेक करना है तो हमने चेक किया, देखो यहाँ पर इसका x का गुणांक कितना है, पहले समीकरण का a1 की जगह कितना है 1/2, बताते जाओ, इज इक्वल टू -2/, है ना, और 5/6, ठीक है। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो 1/2, 2 1 2 और 2 2 4, मतलब 1/2 इज नॉट इक्वल टू 5। ये कौन सा अपनी शर्त है, तो शर्त नंबर 2 क्या है, a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब क्या है, इसका कोई निकाय का ना, ऐसे लिखते हैं ना, निकाय का कोई हल नहीं। सीधी सी बात, सीधे लिख दो, है ना। यहाँ देखो, यहाँ नीचे 5 है, जब भी आपको कुछ चीज नीचे दिख रही है आप उसका गुणा कर दो ऊपर, तो नीचे वाला टेंशन खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो हम क्या करते हैं, नीचे क्या है सबके यहाँ पे है, इसको समीकरण 1 ले लो, इसको समीकरण 2 ले लो, इसको पहले क्या कर ले, इजी कर लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा, 5 का गुणा करो, क्या हो जाएगा इसमें, ये पूरे समीकरण में 5 का गुणा कर देते हैं। देखो क्या हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, 5 गुना 24/y धन 3 गुना 5/, ऐसा क्यों किया। अब 5 गुना 0 कर लो, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये 5 गुना 0 कर दिया, देखो यहाँ पे क्या हो गया 15, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल, तो कितना हो गया 24y, है ना, और ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 3 इक्वल टू क्या मिला 0। इस पे इक्वेशन आप 3 दे दीजिए। मतलब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सरल कर दिया, 5 का गुणा करके क्या किया, क्योंकि जब भी नीचे आता है तो टेंशन बढ़ जाती है। तो जब भी हमको नीचे कोई भी संख्या दी हो, आप क्या कर देना, उसका ऊपर में गुणा कर देना, तो वो संख्या अपने आप क्या हो जा रही कर गई। तो हमारे पास नीचे कुछ बचा क्या, नहीं। अब इसमें निकाल लेते हैं a1। देखो हमारे पास ये 2 समीकरण हो गए, नए 2 समीकरण हो गए।
अब A1/A2 सब निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं। चलो क्या हो जाएगा बताओ, बताते जाओ। 5/15 है ना, बराबर ऋण 8/24। यहाँ बताओ, यहाँ ऋण 1 है, इस ऋण 1 को अपन और ऐसा लिख सकते थे बेटा, 5x ऋण 8y धन 1 लिख सकते थे कि नहीं भाई, इसको इधर पक्षांतर कर देते, है ना। तो क्या हो जाता है ये 1/3। देखो 5 का 5 दिया, ऋण 8 का 8 दिया, कितना आ गया, तीनों कैसे हैं, मतलब रेखाएं कैसी होंगी इसमें, संपाती होंगी, संपाती होंगी, संपाती होंगी तो कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, निकाय के अनंत हल होंगे, इस तरह से। बस समझ में। तो ये हमारे पास शर्तों के अनुसार हमको क्या करना है, पहले चेक करना है। इस तरह से आप चेक कर लो, ठीक है। और इसमें कौन सी शर्त आई हमारी, तीसरी, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ये हमारे पास शर्त है। तो इससे हम कह सकते हैं कि निकाय के कैसे होंगे, अनंत हल होंगे। और अनंत हल होंगे तो आगे सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं। आप यहाँ छोड़ दीजिए, इतना लिखिए, छोड़ दीजिए। हल आपको कब करना है, हल तभी करना है जब निकाय का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। समझ में आ रही बात। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य कितना है, 183 रुपया, ठीक है। 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम चाय का कॉफी का मूल्य कितना दिया हुआ है, 213 रुपया। क्या नहीं पता है, क्या नहीं पता हमको, सोच कर देखो क्या नहीं पता है भाई। हमको 15 किलोग्राम चाय का और 17 किलोग्राम एक साथ मूल्य दिया हुआ है, कितना है, 183 रुपए। 1 किलोग्राम चाय का मूल्य पता है क्या, नहीं पता। 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य पता है क्या, यदि 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य पता हो जाए तो 17 का गुणा करके हम क्या निकाल लेंगे, 17 किलोग्राम का निकाल लेंगे। तो क्या नहीं पता हमको, 1 किलोग्राम। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हल में, माना 1 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना मान लेंगे, x रुपए है, ऐसा मान लेंगे, ठीक है। वैसे ही क्या मान लेंगे कि 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य क्या मान लेंगे, y मान लेते हैं, कॉफी का मूल्य भाई जो नहीं पता है कितना है, y है, मानकर चलते, ठीक है। अच्छा 1 किलोग्राम चाय का मूल्य x है, तो 15 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना होगा, है 15x, कितना हो जाएगा, 15x, ठीक है। 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य कितना हो जाएगा, 17x, और दोनों का जोड़ देंगे, दोनों का मूल्य जोड़ दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, तो प्रश्न अनुसार अपन लिख दिए। उसी तरह से इसी प्रकार बताइए कितना, 25 किलोग्राम कितना है, चाय है, और 13 किलोग्राम क्या है, कॉफी है, दोनों का मूल्य कितना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको हम कैसे हल करना चाहते हैं। तो भाई दो समीकरण तो हमको मिल गए, दो समीकरण हमने बना लिया। कैसे बना लिया, ये जो दिया है उस हिसाब से हमने समीकरण बना लिया, ठीक है। और ये समीकरण बनाना मैंने आपको पहले अभी क्लास में भी समझाया है। तो समीकरण बन गया। अब हम ये चाहते हैं कि भैया हमको इसको क्या करना है, इक्वल करना है। क्या करना है, इक्वल करना है। अब ये इक्वल कैसे करें, कोई भी विलोपन विधि का प्रयोग करता हूँ मैं जनरली किसका प्रयोग करता हूँ, विलोपन। तो आप भी यदि चाहें तो विलोपन विधि का ही प्रयोग कर सकते हैं। अब विलोपन विधि का प्रयोग करने के लिए या तो आप इन दोनों को बराबर करो, y वाला बराबर करो, या तो x वाला बराबर करो।
तो अपन को सोचना ये है कि 15 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि वो 25 के गुणन के बराबर, मतलब 25 दूनी 50, ठीक है, और 25 दिया 75। यदि यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करूं, 3 का, और 15 में कितने का मल्टीप्लाई करूं, 5 का। 15 में 5 75 होता है ना, 15 चौके 60, 15 5 75, तो यहाँ भी 75 आ जाएगा, यहाँ भी 75 आ जाएगा। यहाँ 3 का करूंगा, यहाँ 5 का। मैंने क्या देखा, मेरे को देखा कि ये इजी लग रहा है, यहाँ इजी, इसको विलुप्त करना आसान है भाई। इसको थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा, 13 का यहाँ गुणा करना पड़ेगा, 17 का यहाँ गुणा करना पड़ेगा, गुणा थोड़ा बड़ा होगा, हम तो छोटा चाहते हैं, है ना। तो हम ये चाहते हैं कि भाई इन दोनों में ऐसी संख्याओं का गुणा करें, इन दोनों समीकरण में, कि ये दोनों कैसे हो जाए, एक जैसे हो जाए, है ना। जैसे कैसे ये कैसे हो जाए, एक जैसे हो जाए, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे मैं लिखता हूँ, विलोपन विधि का प्रयोग कर रहा हूँ मैं। किसका कर रहा हूँ, विलोपन विधि। हम क्या करते हैं, तो समीकरण एक में क्या करता हूँ, कितने का गुणा कर दूं, 5 का, तथा समीकरण 2 में कितने का गुणा कर दूं, 3 का। गुणा करने पर हमें क्या मिल जाएगा, देखो करते हैं चलो, है ना। तो 5 का गुणा कर दिया, ये 15x धन 17y बराबर, जल्दी से गुणा करो, 183 में 5 का, जल्दी से करना, करो जल्दी से गुणा। तो 15 में 5 ही क्या हुआ अभी, 75x धन 17 5 85, है ना, y, और 5 का गुणा करो, इसमें कितना हो जाएगा, तो 5 दिया 15, 5 8 40 और 1 41, 5 एकम 5 और 4 9। ये हो गया समीकरण अपना कितना, 3, ठीक है। उसी तरह से किसमें कर देंगे बेटा अपन, 3 का गुणा किसमें कर रहे हैं, समीकरण 2 में। तो 3 का गुणा कर दो, समीकरण 2 कहाँ है अपना, 25x प्लस 13y बराबर 213। चलो गुणा करो उसमें 25 का 3 का, तो क्या हो जाएगा, 25 दिया, इसको समीकरण 3 दे रहा हूं ना, ये क्या है, समीकरण 3, ठीक। तो हम करते हैं यहाँ पे 25 दिया 75x धन 13 दिया 39y, है ना। मैंने क्या बोला था, जिसका भी गुणा करेंगे पूरे समीकरण में करना है, ठीक है। और इसका गुणा इसमें करिए, बताइए कितना होगा, 3 दिया 9, फिर 3 एकम और 3 दूनी 6, ये हो गया, ठीक है कि नहीं। इसको हम समीकरण क्या ले लेते हैं, 4। अब हम समीकरण 3 व 4 को क्या करते हैं, घटा देते हैं, घटाने पर घटा देते हैं। चलो, तो 3 क्या है हमारा समीकरण, 3 क्या है, तो 75x, है ना, ये 75x धन 85y धन 85y बराबर कितना है भाई, 915। और इसमें हम घटा देते हैं, देखो किसको, 75x धन 39y बराबर 639। ये हो गया भाई, इसको माइनस कर देंगे तो ये माइनस, सब साइन बदल जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो खत्म, देखो ये x विलोपित हो गया भाई। हमारा काम क्या है, कोई भी एक चर को विलोपित करना, हमने विलोपित कर दिया, बचा कितना, देखो यहाँ से कितना बचेगा भाई, 6 भाई, 15, है ना, ये 7 में कितना 4, ये कितना, ठीक है, और 15, ये कितना फिर से बचेगा भाई, 6 बचेगा, पक्का है। तो 10 में से 3 गया, कितना बचेगा, 7, यहाँ कितना 8, तो 276। तो y बराबर कितना बचा, 276 बटे कितना हो जाएगा, एक गुणा में इधर जाकर के भाग में हो जाएगा, भाग दे दो अब। तो 6 6 36 और 6 चौका 24 और 3 27, मतलब कितने बार गया, 6 बार चला गया। बड़ा अच्छा था, जल्दी आ गया। अब ये जो हमारे पास y कितना मिल गया, 6,
मतलब आप क्या कहेंगे कि किसका मूल्य 6 है भाई? तो 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य कितना? 6 रुपया। क्या बात है ना? अब क्या करते हैं, तो इस y का मान कहाँ रख देते हैं? समीकरण कहीं रख दो, यहाँ रख दो क्या, है ना? तो कहाँ रख दूं? यहाँ रख दूं। तो समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में किसका मान रख देता हूँ? y का मान रखने पर रख दो भाई, कितना हो जाएगा? 15x धन 17 गुना 6 कितना होता है भाई? 17 छक्के बोलो 102। कैसा नहीं, पहाड़ा याद नहीं है तुम लोगों को? 183। इसको इधर पक्षांतर करो तो ये हो गया 15x बराबर, इसको इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 183 माइनस 102 कितना हुआ? तो ये बचा 1, है ना? 8 में से तो ये 8 ही बचेगा, है ना? तो कितना हो जाएगा? x बराबर कितना हो गया? 81/15। तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पाँच 75, है ना? तो 15 5 75, है ना? बचा कितना? 6। तो 15 चौके, है ना? है ना? तो कितना रुपया हुआ? 5 रुपया 40 पैसा किसका हुआ भाई? चाय का रेट कम है, कॉफी का रेट ज्यादा है, मतलब, है ना? तो अब क्या बोलता है, तो ये नोट कर लेंगे आप लोग पूरा, अभी समझ में आया? ठीक। अब हम क्या करते हैं, ये सब नोट कर लेंगे अब तो। अब यहाँ पर लिखते हैं अपन, कितना मिल गया भाई हमको? 5 रुपया 40 पैसा किसका मिल गया? चाय का मूल्य। अब क्या बोलता है कि 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य बताओ बोलता है। तो 7 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना होगा भाई? तो 5.4 गुना कितना? 7 कितना हो जाएगा? 7 × 28 की 8 बचा कितना? 2 7 5 35 और 2 37, ठीक है ना? और 1 किलोग्राम क्या? कॉफी का मूल्य, है ना? कॉफी का मूल्य कितना हो जाएगा भाई? 6 रुपए। दोनों को जोड़ दो तो 7 किलोग्राम चाय व 1 किलोग्राम कॉफी, है ना? या तो अलग अलग निकाल लो या तो दोनों को जोड़ दो। कैसे निकाल लिया? तो 7 गुना अपन क्या करते हैं? 5.4 करके तो पहले ही कर दिया। तो कितना हो जाएगा? 37.8 धन कहाँ? हाँ तो नहीं किया ना, गुणा कहाँ होगा? मैंने क्या लिखा? 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य कितना भाई? 6 गुना 1 कर दो, 1 किलोग्राम है ना? अभी समझ में आ रही है? तो कितना आ गया? 6 आ गया ना? ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का अपन को एक साथ चाहिए तो दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? तो भाई 43 रुपया 80 पैसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये 80 पैसा, 80 इतने 43 रुपये 80 पैसा ऐसे, ठीक है ना? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है? गुणा भाग करना है थोड़ा सा, ठीक है? तो गुणा भाग तो आना चाहिए, 10वीं के लेवल में है, तो गुणा भाग यदि नहीं आएगा तो वो तो बहुत दिक्कत है, ठीक है? तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। एक क्वेश्चन बस और करते हैं, उसके बाद फिर बंद करते हैं, ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है, तो इसमें आपको प्रिंट भी दिया हुआ है, फिर भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। यदि आपको उनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो एक्सरसाइज नंबर 2 जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा, बिल्कुल आप लोग व्हाट्सएप या कमेंट करके बिल्कुल आप लोग पूछ लेंगे कि कौन से क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है? दो संख्याओं का अंतर 14 है, तो हम यहाँ पर फिर से लेके चलेंगे। माना पहली संख्या, भाई हमको नहीं पता ना, जो नहीं पता है उसको हम क्या करके चलेंगे? मान कर चलेंगे। तो पहली संख्या क्या है हमारे पास? x, ठीक है? x है। दूसरी संख्या क्या मानकर चलेंगे? दूसरी संख्या y है, ठीक है?
मैं आपको सारे क्वेश्चंस कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं आपको दे दूं, बट आप लोग मुझे क्वेश्चन पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है, आप बना करके देखेंगे और ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है आप पूछेंगे तो उसको बताने में ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, इनका क्या है, प्रश्नानुसार क्या बोलता है भाई, प्रश्नानुसार हमको मालूम है कि भाई दो संख्याओं का अंतर कितना है, 14, उनके वर्गों का अंतर कितना है, 448, तो भैया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना, 448। अब हमको मालूम है फॉर्मूला होता है भैया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, होता है कि नहीं होता, क्या होता है बताओ, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, होता है नहीं होता भाई, एक का वर्ग नहीं दो का वर्ग वाला फॉर्मूला है कि नहीं है, चूंकि करके आप लिख सकते हैं। तो इसको मैं वही लिख दिया, देखो एक्स धन वाई और एक्स ऋण वाई, बहुत सरल सा सवाल है, सड़ा सा सवाल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स ऋण वाई पहला इक्वेशन में दिया हुआ है, एक्स ऋण वाई का मान कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, उठा के आप इसका मान रख दो, क्या हो जाएगा, एक्स धन वाई ये कितना है, 14 है, ठीक है। इस 14 देखो ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में चला गया, वेरी गुड, तो क्या हो जाएगा 448/14, तो 14 दिया 42 और 14 दूनी 28, तो एक्स धन वाई बराबर कितना मिल गया, 32। अब देखो यहाँ पे कुछ बड़ा भाग करने की आवश्यकता नहीं है, पहला समीकरण इसको मान लो, दूसरा समीकरण, समीकरण एक को समीकरण एक ऋण 2 करने पर सीधे लिख दो, 2 करने पर सीधे, जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर एक्स ऋण वाई बराबर कितना 14, तो एक्स धन वाई है ना बराबर कितना 32, माइनस किया, ठीक है, माइनस कर दो, खत्म, चिन्ह बदल जाते हैं माइनस करने पर, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये कितना हो जाएगा -2y, यहाँ पर घटा दीजिए, इसको क्या करेंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या जाएगी, क्या बचेगा 8 और कितना बचेगा जल्दी से बोलो, 18, और ये कैसा होगा, माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस, क्यों माइनस होगा, बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या, हाँ बताओ कितना आएगा, अरे बोलो ना, अरे भैया बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटती है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटती है, हैं? चाहे वो ऊपर नीचे हो या नीचे ऊपर हो, कुछ भी हो, हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या ही घटेगी, चिन्ह बाद में देखा जाएगा कि बड़ी संख्या का क्या है, बड़ी संख्या का ऋण है तो यहाँ पर भी ऋण होगा, ठीक है, हाँ या नहीं, बस उल्टा सीधा मत बोला करो। तो y बराबर कितना हो जाएगा 18/2, तो 2 9 18, तो y का मान कितना आ गया 9, तो x का मान कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे यहाँ पर समीकरण लिख दो, यहाँ पे समीकरण एक में किसका मान, y का मान रखने पर, तो क्या हो जाएगा, देखो y का मान रख दो समीकरण किसमें, एक में है ना, एक में लिखा ना, तो एक है ये अपने पास, ये x हो गया माइनस ये कितना हो जाएगा 9 रखा, और इधर कितना है 14, इसको इधर लेकर जाए तो क्या हो जाएगा 14 और 9 कितना 23, ठीक है, तो x कितना आ गया 23। अब देखिए यहाँ पे 23 माइनस 9 कितना मिलेगा 14 मिलेगा, दोनों के वर्ग चेक कर सकते हैं आप अपने आंसर को, दोनों के वर्गों का अंतर कितना मिल रहा है 448, 23 का वर्ग कितना होता है बताओ 529, 9 का वर्ग कितना होगा भाई, इसका x का मान 23 है, 23 का वर्ग कितना होता है 529, इसलिए बोला है कि वर्ग आपको कहां तक याद करना है, 30 तक वर्ग याद करना है, 30 संख्या तक वर्ग याद करने बोला हूं, क्यों बोला हूं, क्योंकि यहीं पर यूज आते हैं, सब जगह यूज आते हैं, आपको चेक करना है, तुरंत चेक करना है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, समीकरण में मान रख करके क्या इतना आ रहा है, चेक करिए, x का है, x कितना है 29 है, 529, 9 का वर्ग कितना होता है 81, घटा दीजिए, देखिए 9 में से 1 गया 8, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 8 जाएगा कितना हो गया 4, यहाँ बच गया 4, आ गया 448, है ना, मतलब हमने जो आंसर लाया है क्या 9 और 23 वो कैसा है सही, बात समझ में आ रही है। तो आप कैसे चेक भी कर सकते हैं अपने आंसर को, कैसे चेक कर सकते हैं, तो आप जो इक्वेशन बनाए उस इक्वेशन में उन मान को रख दीजिए, यदि वो मान आ जाते हैं तो हमारा आंसर क्या है सही है, ठीक है।
तो और आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं, यदि आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो वो क्वेश्चंस आपको बता दिए जाएंगे। अच्छा, मैंने आपको वज्रगुणनफल विधि इसलिए नहीं बताया कि अभी आगे और क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और उन क्वेश्चंस को करेंगे, तीसरे प्रश्नावली पे आएंगे तो मैं आपको उसमें वज्रगुणनफल विधि भी बता दूंगा यदि आप चाहें, बट आपका काम 2 से निपट जाता है, 2 नहीं 3 विधि से। और आपको एक बार पूछता जरूर है आलेखी विधि से, यदि आपको क्वेश्चन आता है कि आलेखी विधि से या ग्राफी विधि से हल कीजिए तो आपको उसको ग्राफी विधि से ही हल करना है। बाकी इधर आपको ये नहीं बोलेगा कि विलोपन विधि से हल कीजिए या विस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या वज्रगुणनफल विधि से हल कीजिए, आपको सीधे बोलेगा कि समीकरण दिया है इसको हल कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, हल करना है, ठीक। आपको ये क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डे, और आज का काम आपको कंप्लीट करना है।